नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज बिहार में बिहार कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आई और इसके बाद सियासत बहुत तेज बढ़ गई है। कई बातें कही जा रही है, सवर्णों का क्या हुआ, पिछड़ों का क्या हुआ, अकलियतों का क्या हुआ, अल्पसंख्यकों का क्या हुआ। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी और सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत जी। हेमंत कुमार जी हमारे पुराने साथी भी रहे हैं। हेमंत जी स्वागत है, संजय जी आपका स्वागत है। तो जी हम धन्यवाद। सबसे पहले यह शुरुआत करना चाहते हैं, हेमंत जी आपसे ही लेते हैं कि पिछड़ों की संख्या, अति पिछड़ों की संख्या वह तो बिल्कुल प्रकट हो गई। सवर्ण जो कूदते थे वे शांत बैठ जाएंगे। और एक बात जो बीजेपी कहती थी कि मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ रही है कि पूछिए मत, लेकिन मुसलमानों की आबादी कितनी बढ़ी, हिंदुओं की कितनी घटी, यह बात भी स्पष्ट हो गई। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, वे यह कह रहे हैं कि लालू नीतीश ने ये जाति का कार्ड खेलकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे दी है, जो हिंदू कार्ड खेल रहे थे। और यह भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ किए गए वायदे को पूरा कर दिया है। जिस तरीके से जो गणना की रिपोर्ट आई है, बिहार में मुसलमान 17.70%, यह वोट बैंक जो है आरजेडी के पास है। यादव 14.26%। तो ये 32% हो जाते हैं। इसके बाद तो कुछ ही मतों की जरूरत होती है। यदि नीतीश कुमार साथ रहते हैं तो कुर्मी 2.87%, वोटों की संख्या 37,62,969, कुशवाहा 4.21% और वोटों की संख्या 55,06,113। यदि हम मुसलमानों की बात कर लें, पूरी आबादी बात कर लें, 2,31,00,000, प्रतिशत 17.70, यादव 14.26%, आबादी 1,86,00,000। तो हेमंत जी आप ये बताइए, नीतीश जी ने अपना वायदा पूरा कर दिया क्या 2025 में, या इसके पहले भी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह आसान हो गई, बीजेपी की राह कठिन हो गई? देखिए ज्ञानेश्वर भाई, जो बीजेपी की राह कितनी कठिन है उसको समझने के लिए सिर्फ एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि अभी सुशील कुमार मोदी जी का वीडियो एक जारी हुआ है और उस वीडियो में कहते हुए सुने जा रहे हैं कि यह जो जाति सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसका श्रेय हमारी पार्टी को, बीजेपी को जाता है, क्योंकि यह निर्णय तो उस सरकार का था जिस सरकार में बीजेपी शामिल थी और इसका श्रेय आरजेडी और कांग्रेस को लेने का कोई अधिकार ही नहीं। तो आप समझिए कि किस लेवल की घबराहट है बीजेपी के बीच सामने। वो इस बात को दर्शाता है कि सुशील मोदी जी इस तरह की बात कह रहे हैं। यह निर्णय तो सर्वदलीय निर्णय था, सभी दल को लोग उसमें शामिल थे, लेकिन बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उस नेतृत्व ने इस मांग को खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री जी के सामने जब सब लोग इस मांग को लेकर गए थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम नहीं कराएंगे, आपको करवाना है तब करवा लीजिए। और उस डेलीगेशन में जो लोग शामिल थे उसमें बीजेपी के एक ऐसे नेता, उसमें जनक जी गए हुए थे जो सांसद भी रह चुके हैं और पिछली सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल हैसियत बीजेपी में बहुत बड़ी नहीं है। तो उससे बीजेपी की गंभीरता का भी ये अंदाजा लगा था लोगों को कि बीजेपी कितनी गंभीर है इस मसले को लेकर। लेकिन आज की तारीख में श्रेय लेने की जब बात आ रही है तो बीजेपी के नेता सुशील मोदी आगे बढ़कर कह रहे हैं कि नहीं, ये श्रेय तो हमको जाता है क्योंकि हमारी सरकार ने निर्णय लिया था, हम सरकार में उस समय शामिल थे। तो खैर, तो बीजेपी के लिए एक तरह से ये एक कठिन वक्त आ गया हुआ है इस पूरे सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद, और चुनौती भी सामने ही है। मैं समझता हूं कि ये मंडल 2 की शुरुआत हो गई है, मंडल 2 की शुरुआत हो गई है और ये राजनीति का पूरा फलसफा इसी पर अब केंद्रित होगा। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव भी में भी एक बड़ा इशू ये बनने जा रहा है। और उससे पहले जो जो 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों पर भी इसका असर। लेकिन अभी हम संजय जी के पास जाते हैं। देखिए, हेमंत जी कह रहे थे कि जो बीजेपी श्रेय लेने की होड़ में है, लेकिन बीजेपी कहां थी? बीजेपी तो विरोध कर रही थी, जो शीर्ष नेतृत्व था। और बीजेपी ने यह भी कहना शुरू किया है कि ये जाति रिपोर्ट आने से क्या हो जाएगा। 82% हिंदू, 82%, 18% मुसलमान। तो जो
वोट होना है, जो सियासत होनी है, जो चुनाव होना है, वो तो हिंदू बनाम मुसलमान होगा। लेकिन इधर से जितनी तैयारी है, लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव, यह रिपोर्ट बताती है कि तेजस्वी यादव सत्ता के बिल्कुल करीब है, वो सबसे बड़ी पिछड़ी जाति के नेता हैं, मुसलमानों का समर्थन उनके साथ है। कुछ और वोट उन्होंने जोड़ लिया तो तेजस्वी यादव की राह तो बिल्कुल आसान है। संजय जी, कितने सहमत हैं आप? नहीं, ठीक आपका सवाल है। देखिए, वो जो पहला आपका जो सवाल है कि बीजेपी अगर श्रेय लेने की कोशिश भी करती है, ठीक है, कैबिनेट में दो दो बार जब पास हुआ था तो उस समय बीजेपी थी सरकार में, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि अगर आपको अपने खर्चे से, अपने साधन संसाधन से करानी है तो आप जाकर के कराइए कास्ट सेंसस, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जब नीतीश कुमार जी ने अपने निर्णय पर और तेजस्वी जी के दबाव में, ठीक है, मैं उसको दबाव ही मानता हूं, कि कास्ट सर्वे उन्होंने कराई, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने कराई, तो अब बीजेपी चाहे जितना दावा कर ले, ये श्रेय तो वो ले गई। वो जेडीयू और आरजेडी कहेगी हमारे ही वजह से ये कास्ट सर्वे हुआ या कास्ट सेंसस हुआ। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का नाम दे दिया गया कोर्ट को लेकर के, क्योंकि कास्ट सेंसस का अधिकार राज्य को नहीं है। जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से तेजस्वी जी का मैं कुछ देर पहले सुन रहा था, वो तो पूरा गणित बता रहे थे कि ओबीसी और ईबीसी मिलाकर के 63%, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स मिलाकर के इतना, मुस्लिम हमारे साथ नेचुरली जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके साथ भाजपा के साथ वो खड़े नहीं हो सकते हैं, तो अब समीकरण आप समझ लीजिए कि हम कितने मजबूत हो गए। तो उन्होंने तो आज तो पूरा गणित ही समझा दिया। एक दूसरी बात, ठीक अभी हेमंत जी ने कहा कि ये मंडल 2 पार्ट की बात चलने शुरू हो गई है, क्योंकि हिंदू पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती थी बीजेपी या करती है, जो आप कह रहे, उस हिंदू पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में कास्ट का तड़का इन लोगों ने लगा दिया, क्योंकि जातियों को बांटा, कहा कि भाई आपकी इतनी आबादी है, आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, आप क्यों वहां जाते हैं। अब रह गई बात कि इसमें गणित है कि जिस तरह से ओबीसी का वोट बढ़ रहा था बीजेपी के पक्ष में, कल भी मैंने कहा था कि 27% ओबीसी वोट किए थे 14 में, और वही 41 से लेकर 43% वोट ओबीसी का मिला था बीजेपी को 19 में। तो ओबीसी का एक बड़ा चंक का वोट इनको मिल रहा था। अब रह गई बात कि एक गणित और है, इसको भी समझने की जरूरत है। अगर 27% ओबीसी है तो 36% ईबीसी है, वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जिसको हम लोग 30 के आंकड़े को छूते छूते हम लोग ठहर जाते थे, और हम लोग मानते थे कि वो न के बराबर है। जैसे कुछ जातियों का आज आंकड़ा आया है ना, 0 पॉइंट कुछ, 0 पॉइंट कुछ, अब वो 0 पॉइंट नहीं है, अब कानू जाति 2 पॉइंट कुछ है, कुम्हार जाति 1 पॉइंट कुछ है, नाई जाति कुछ 1 पॉइंट कुछ है। तो ये जो ईबीसी का जो है, ये ईबीसी की भी एक राजनीति बिहार में होगी कि भाई ओबीसी के हिस्से में तो 33 साल बिहार रहा, अब ईबीसी जो 36% है, जो लोग कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी, तो संख्या भारी अगर ईबीसी का दिख रहा है तो एक ईबीसी का भी एक दबाव बनेगा। अब उस दबाव में ईबीसी क्या उस तरह का नेतृत्व पैदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और बिहार तो उसका मॉडल रहा है। नीतीश कुमार जी जितने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, जाति की संख्या के आधार पर तो वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो किसी और को मुख्यमंत्री होना चाहिए। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी तक तो बात समझ में आती है कि चूंकि एक समीकरण बनता है और 14% यादवों का जो वोट था उनके साथ इंटैक्ट होता था, तो उसका लाभ उनको मिलते रहा है। नीतीश कुमार तो उस जातीय गणित में वो कहीं फिट नहीं बैठते थे, लेकिन ईबीसी अब फिट बैठेगा, चूंकि वो 36% का आंकड़ा उसका निकल करके आया है, और 36% में अगर ओबीसी का साथ उनको मिलता है तो एक नया समीकरण बनेगा। एक और बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि शेड्यूल कास्ट भी, ये हम लोग मान करके आंकड़े पर जाते थे 15%, 14%, 16%, ये 19% आ गए। हम लोग एक पासवान जाति का केवल गणित जोड़ते थे, लेकिन बाकी जातियां जो शेड्यूल कास्ट में निकल के आई, जिनका 4%, 3.5%, 4 पॉइंट कुछ %, अब ये दलित राजनीति भी अब मुखरता के साथ बिहार में अंगड़ाई लेगा,
और अब ये भी तस्वीर होगी कि 19% की हिस्सेदारी वाली दलित, उसके हिस्से में क्या है, ये एक निश्चित रूप से डिबेट का विषय होगा। संजय जी, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ईबीसी में अब नए नेतृत्व सामने आएंगे। देखिए, मुकेश सहनी राजनीति कर रहे हैं। जब हम जातिगत गणना की रिपोर्ट देख रहे हैं तो जो मल्लाह जाति, देखिए वे तो निषाद क्रांति की बात करते हैं और कहते हैं बहुत सारी जातियां उपजातियां शामिल हैं, लेकिन अकेले मल्लाह 2.60% दिखाई पड़ रहे हैं, 34 लाख के करीब। नोनिया की बात करें तो ये भी 1.911% करीब 24,98,000 मतदाता दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुकेश सहनी और मुकेश सहनी किस्म के और भी नेता उभरेंगे ईबीसी राजनीति के लिए, या इनकी जरूरत पड़ेगी तेजस्वी यादव, या जो बिहार की सत्ता को संभालना चाहते हैं? इस बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल इनको जरूरत पड़ेगी, और अगर ये इनको साथ में लेकर के नहीं चलेंगे तो ये बगावती तेवर में जाएंगे। क्योंकि अब तो चीजों को, अगर ये आंकड़ा, मैं इसको बहुत ट्रांसपेरेंट आंकड़ा नहीं मानता हूं, अभी भी ट्रांसपेरेंट आंकड़ा नहीं मानता हूं, कि जिस तरह से कम दिनों में, और कुछ लोगों को, क्योंकि ये लीगल भी नहीं है, क्योंकि सरकार के कुछ लोग गए और उन्होंने आंकड़ा कलेक्ट किया, वो भी पेंसिल से लिखी और उसको कहीं ला करके डाउनलोड कर दिया। तो इसमें कितना क्रॉस चेक सरकार की कि नहीं की, या इनके पैरेलल कोई आयोग इसकी जांच की कि नहीं की। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक अपने सर्वे के नाम पर एक जातियों का एक आंकड़ा निकाल करके लाया है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जिस मलाह जाति की बात, नूनिया की बात कर रहे हैं, अगर ये लोगों का कॉम्बिनेशन बनता है तो ईबीसी अब एक बड़ा फैक्टर होगा, और ईबीसी को इनको साथ में लेकर के चलना होगा। ठीक है, तेजस्वी जी का अपर हैंड है, क्योंकि 14 पॉइंट कुछ परसेंट, अगर वो संख्या के हिसाब से देखिए तो यादवों की संख्या तो सबसे अधिक है, और अगर 17% जो मुस्लिम का जो आ रहा है निकल करके, तो माई समीकरण में ही ये सारे अर्थमेटिक को केवल ये दो लोग मिलकर के ये कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अगर माई समीकरण को ही देखिए तो 31-32% का आंकड़ा ये छू ले रहे हैं। वैसी स्थिति में ईबीसी फिर भी भारी पड़ रहा है। वो 36%, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि 36% की बात अब वो करेगा कि अगर आपके पास माई का समीकरण है तो हमारे पास भी ईबीसी का समीकरण है, तो आप उनको अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर उसमें से कोई लीडरशिप उभरा और उभर करके मजबूती के साथ दावेदारी पेश की, तो बिहार के राजनीतिक गणित में उलटफेर होने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इनकार नहीं कर सकता। हेमंत जी, आपके पास आते हैं। देखिए, 14%, 17% और जो मतलब करीब करीब 32% हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को 2025 में सत्ता हासिल करने के लिए, नीतीश कुमार ने कहा है कि आगे इन्हीं को देखना है, तो उन्हें कुछ और जातियों को जोड़ने की जरूरत है? वे आधार वोट अपना बढ़ा पाएंगे? जो आरजेडी की राजनीति है, आरजेडी की जो रणनीति है, या फिर ईबीसी में कोई नया नेतृत्व पैदा हो जाएगा जो इन्हें चुनौती देगा? संजय जी ने अभी कहा कि नीतीश कुमार जाति से फिट नहीं बैठते थे। कुर्मी जाति की संख्या कितनी, कुशवाहा की संख्या कितनी? देखिए, कुशवाहा जाति करीब करीब जो दिखाई पड़ रहा है वो 4.21% है, और कुर्मी जाति 2.87%, धानुक 2.13%। तो ऐसे में तेजस्वी यादव, ये जो अर्थमेटिक है, कौन सी केमिस्ट्री, कैसे बनेगी ये केमिस्ट्री की वो सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे? क्योंकि आरजेडी ने मानना शुरू कर दिया है कि अब तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, और नीतीश कुमार, लालू यादव की यह चाल सफल होती दिख रही है उन्हें। ये ज्ञानेश्वर जी, ये इस पूरे प्रकरण का, यानी कि जाति सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है उसका अर्थमेटिक से अधिक मुझे पॉलिटिकल मीनिंग ज्यादा समझने की जरूरत है। कि आज जो लालू यादव जी का जो बयान आया, यानी कि जो एक्स पर उन्होंने जब अपना बयान डाला है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और सरकार को इसको लागू करना चाहिए। ये उसका ओपनिंग रिमार्क्स उनका यही है। दूसरा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब आ गया है वक्त आर्थिक न्याय करने का। तो ये वो पूरी तरह उस बात को सेट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल क्या मीनिंग इसका है, कहां किस दिशा में वो ले जाना चाह रहे हैं। रही बात तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की, तो वो उस दिशा में चीजें जा रही है। और मुझे लगता है कि जब ये लोकसभा चुनाव के, मुझे लगता है कि नजदीक आते आते, अब बहुत समय नहीं है, तो कुछ न कुछ इस मामले में कुछ निर्णय सामने आपको दिखाई दे सकता है। अंदर खाने ये बात चल रही है, आपको भी इस बात को की जानकारी है।
ये सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे कि संजय जी जो कह रहे थे ईबीसी वाला, कि तो ईबीसी जो है वो अपने आप में कोई कंपोजिट आइडेंटिटी नहीं है, वो एक कंपोजिशन है पूरा। तो उसमें जो आज की तारीख में ये हम सब भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जो जिनके बारे में कहा कि उनकी जाति की संख्या 2 पॉइंट समथिंग ही अभी जो इस रिपोर्ट में आई है वो है, उसके बावजूद वो ईबीसी राजनीति के सबसे मजे हुए खिलाड़ी के रूप में माने जाते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने लालू यादव को राजनीति के परिदृश्य से बाहर कर दिया था ईबीसी पॉलिटिक्स। तो ईबीसी की जो सोशल इंजीनियरिंग है उसके उसके जो मास्टर हैं वो तो लालू यादव के साथ आज की तारीख में है। तो मुझे आज की तारीख में अगर आप जो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी हो चाहे ऐसे दूसरे कुछ लोग हो, वो लोग क्या करेंगे, तो आज की तारीख में मुकेश सहनी जैसे लोग, मुझे लगता है कि जब ये पूरी पॉलिटिक्स जो जिस दिशा में ये लोग ले जाना चाह रहे हैं महागठबंधन के लोग, चाहे लालू यादव या तेजस्वी यादव, तो ये मुकेश सहनी जितना उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे लोग मुझे लगता है कि एक लाइन लेंगे वो उधर जाने के लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही बात कि ये इसका जो पूरा इम्प्लीकेशन जो है वो और देखने की जरूरत है कि कांग्रेस ने अपने हैदराबाद की मीटिंग में ये कह दिया था कि जाति जनगणना पूरे देश में करवाया जाए। तो जाति जनगणना का मसला जो है अब ये देशव्यापी मसला बनने जा रहा है। बिहार उसको एक तरह से रास्ता बिहार ने दिखा दिया है। इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी और आज की तारीख में हम समझते हैं, मैं आपके साथ तीसरी डिबेट में मैं शामिल हुई। 2 डिबेट पहले में जिसमें एक मुंबई से लोग सज्जन जुड़े हुए थे, तो पूरे देश में इस बात को लेकर के आज चर्चा शुरू हो गई हुई है। तो इसका इम्प्लीकेशन, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और अर्थमेटिक तो जो अपनी जगह पर उसमें है वो है ही। और आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो कहा था कि जो लोग हल्ला करते हैं कि मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो आज की तारीख में वो रिपोर्ट बता रही है मुसलमानों पर हेमंत जी भी आते हैं। लेकिन संजय जी हम ये जानना चाहते हैं, जो इन्होंने हेमंत जी ने कहा कि जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं लालू यादव के और तेजस्वी यादव के, मैं अभी तक कुछ देर पहले अजीत द्विवेदी के साथ चर्चा में था, दिल्ली के जाने माने जर्नलिस्ट, और दिल्ली के पावर कॉरिडोर से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जो अगला कार्ड लालू यादव और नीतीश कुमार खेलेंगे वह कार्ड होगा रिजर्वेशन का। बिहार में बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में और झारखंड में बढ़ाया गया है, और आरक्षण बढ़ाकर भाजपा के हिंदू कार्ड को पंक्चर करने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में संजय जी आपका क्या सोचना है? क्या इस कदम की ओर भी इसके आगे नीतीश कुमार, लालू यादव आगे बढ़ सकते हैं? पूरी तरह से बढ़ेंगे और ये उनको सूट भी करेगा, क्योंकि जैसे ही वो रिजर्वेशन का कार्ड खेलेंगे, अब कैप का एक मामला जो था ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के बाद, वो कैप जैसी बात तो अब रह नहीं गई। कैप लगाया था ना सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 50% से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन मिल गया, उसको मान्यता मिल गई, उसके बाद तो अब कैप जैसी बात रही नहीं। तो ये कहेंगे कि मंडल आयोग जब बना उस समय तो हमारी संख्या मान लिया जाए कि 50% थी या 52% थी, हमको आपने 27% दिया, आज तो 63% हो गए। और इसीलिए कल या परसों तक ये आर्थिक सर्वे जारी करेंगे कि वो जो ईबीसी और ओबीसी है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। ठीक है, उसमें कुछ क्रीमी लेयर भी है। मैं बार बार कहता हूं कि अभी भी ईबीसी और ओबीसी को लेकर के इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ओबीसी का कुछ वर्ग और गांव को अगर आप देखेंगे तो ओबीसी का वही एक व्यक्ति जो इसका पूरा फायदा लिया, उसके घर में साइकिल की जगह पर स्कॉर्पियो पहुंच गई, और वही ईबीसी का व्यक्ति जिसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था उसके पास अभी साइकिल ही खड़ी है। ये जो डिफरेंसेज आया है, रोहिणी आयोग में भी इसकी चर्चा है, लेकिन लालू प्रसाद इसके बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और वो फिर एक राग लापेंगे कि देखिए आपके हकों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। जब आपकी आबादी 63% हो गई, जब 50% थे, 52% थे तो 27% रिजर्वेशन था, 63% है तब भी 27% रिजर्वेशन, मतलब आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और ये बात लोगों को कनेक्ट करेगा, ये बात लोगों को शूट करेगा, ये तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं पर तो बीजेपी भागना चाह रही थी। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस रिजर्वेशन के ये में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसका परिणाम वो 14 में देख चुकी है। तो फिर ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार उनके साथ होंगे। ये संख्या
और उनका गणित और उनका परसेंटेज को बता करके कहेंगे कि अब रिजर्वेशन इनको बढ़ाया जाए, और मजबूती के साथ इस बात को कहेंगे कि आजादी के इतने दिनों के बाद भी 63% आबादी वाला ओबीसी बीसी आज भी उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ना, ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है, ये रणनीति का पार्ट है, और इस रणनीति को खूब बढ़िया से भुनाएंगे। मैं जानता हूं कि लालू प्रसाद जी अवसर का लाभ कैसे उठाते हैं। तो 63% का आज तो तेजस्वी जी ने जुड़ाते जुड़ाते 85% पर पहुंच गए ना, तो वो 63% की बात वो करेंगे, कहेंगे कि ठीक है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब की तो गिनती हो जाती थी, ओबीसी को इन लोगों ने कभी गिनने नहीं दिया, अब तो ये हम लोग 63% है और रिजर्वेशन 27% ही। इसलिए रिजर्वेशन वाली बात मजबूती के साथ मुखरता के साथ ये लोग उठाएंगे। देखते हैं कि राज्य ही नहीं देश स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए असर क्या होगा। हेमंत जी आपके पास आते हैं, क्या लालू यादव को इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी पहले से थी कि क्या संख्या आने वाली है? इसीलिए जब आनंद मोहन मनोज झा प्रकरण हुआ, आनंद मोहन राजपूतों के मसीहा बनने के रूप में लगे हुए थे, सवर्णों का नेता बनने के रूप में लगे हुए थे, तो आनंद मोहन को जवाब देने में न लालू यादव को वक्त लगा, न नीतीश कुमार को वक्त लगा, न तेजस्वी यादव को वक्त लगा। और दूसरी बात जो आपसे समझना चाहते हैं कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, 40 में से 13 सीटें 13 ये सवर्णों ने जीत रखी है। सभी एनडीए के ही जीते थे, 7 राजपूत, 3 भूमियार, 2 ब्राह्मण, 1 कायस्थ। और यदि हम मुसलमान जो कांग्रेस की सीट है वो भी बात कर ले तो वो भी मुस्लिम सवर्ण है। तो आपको 2024 में लगता है कि जब आज जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आ गई है, गणना की रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद 2024 में सवर्णों की हिस्सेदारी कम करना सिर्फ बीजेपी के लिए भी मजबूरी हो जाएगी? क्या इस बात से आप सहमत हैं? अब मैं ये कह रहा था कि जो आप कह रहे हैं कि सवर्णों का सीट घटेगा, तो मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं, क्योंकि सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि क्या जहां से सवर्णों का प्रतिनिधित्व है, यानी कि 13 जहां से सांसद जीते हुए हैं, उन इलाकों में जो रिपोर्ट आई है उस इलाके में उस रिपोर्ट का क्या हकीकत है, वहां किसका वर्चस्व है, ये देखने वाली बात होगी। शायद हम लोगों ने उस पर अभी वर्क नहीं किया है। उस पर अगर वर्क किया जाता है, एक मजेदार आंकड़ा सामने आएगा कि आखिरकार जहां जहां से वो लोग जीते हैं वहां किसका वर्चस्व है, किस आबादी का ज्यादा, किस जाति की आबादी ज्यादा है वहां पर। तो ये उसमें गौर करने वाली बात होगी। और कौन कितना उसको घटाएगा वो तो अलग अभी समय तय करेगा। लेकिन जो आप जो कह ये मनोज झा और इनका आनंद मोहन प्रकरण का, तो आनंद मोहन का, तो उस पूरे प्रकरण में लालू जी ने एक तरह से समझिए कि उन्होंने 2 लाइन में निपटाया इस पूरा, जिसको लेकर के पूरे देश में मीडिया में इतनी बहस हो रही है। उन्होंने एक तो कहा कि इनको अकल है नहीं, क्या बात करेंगे, और दूसरी तरफ कि मनोज झा विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। तो लालू जी का जो कहते हैं जो सबसे बड़े कम्युनिकेटर आज के दौर में हैं वो बराबर इस बात को साबित करते हैं। आपको याद होगा कि जब ये रिलायंस ने ये क्या कहते हैं, जियो ने अपना डेटा फ्री किया था, तो लालू जी ने क्या कहा था कि गरीब आटा खाएगा कि डाटा खाएगा। तो एक लाइन में पूरी बात चली गई थी। तो इसी तरह इस प्रकरण में आनंद मोहन जी को उन्होंने निपटा दिया बढ़िया से, उनके पुत्र को भी उनको भी। तो ये वाला मामला जो है, अब जैसे कि इसका किसको कितना फायदा होगा, तो आनंद मोहन जी अपने अतीत में ये साबित कर चुके हैं कि वो जब भी उग्र होते हैं तो फायदा अल्टीमेटली उस दौर में, खासकर 90 के दौर में जब उग्र हुए, तो फायदा उसका लालू जी को ही मिला। उस समय शायद 95 में मुझे लगता है कि 263 सीटों पर 95 में 263 सीटों पर इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 249 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, और बाकी का जो नतीजा था वो तो हम सब लोगों को पता है वो। तो ये स्थिति है। तो ये जितना इस बात को ये कहते हैं ना कि हम लोग बिहारी भाषा में जितना इसको तान रहे हैं, उसको तानने से बहुत अधिक लाभ इनको नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक प्लानिंग के तहत ये कुछ कर रहे हैं, इनको चाहिए कुछ सीटें, और जिसके लिए वो बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बहुत अधिक बार्गेन करने की पोजीशन में नहीं है। और एक बात और शायद हेमंत जी आखिरी सवाल लेते हैं, समय का अभाव है।
कि आप मुसलमानों की बात कर रहे थे, बीजेपी बार-बार कहती थी कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है और सीमांचल जो है वो पाकिस्तान बनता जा रहा है। तो आज जो रिपोर्ट आई है जातिगत जनगणना, आपने उस पर ज्यादा ध्यान दिया है और मुसलमानों की आबादी कितनी बढ़ी है, हिंदुओं की आबादी कितनी घटी है और इसे किस रूप में देखते हैं आप, इस पर विस्तार से थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए ज्ञानेश्वर भाई, इसमें ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात को ये प्रचारित कर रही थी। और आपको याद होगा कि सीमांचल को लेकर के माननीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, वो भी लगातार, तो वहां सीमांचल जो है बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मसला रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट ने इस बात को साबित किया है, इस रिपोर्ट ने इस बात को साबित किया है कि जो इनका जो प्रचार था पूरा कि मुसलमानों की आबादी काफी बढ़ रही है, इस रिपोर्ट से ये पता चला है कि उसमें क्या वृद्धि हुई है, 0.8। समझिए कि वो कितना न्यून है वो। उसी तरह हिंदुओं की आबादी में स्लाइट जो गिरावट आई है, वो भी 0 पॉइंट समथिंग है वो। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी बाइंड्री है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ये बाइंड्री तो यहां जाकर के खत्म हो जाता है, उसमें कोई जान नहीं है। इस बात को ये रिपोर्ट साबित कर देती है। अब इस बात बीजेपी के हाथ से एक बड़ा एजेंडा है जो सीमांचल के इलाके को लेकर के प्रचारित करती रही है, बिहार में खास करके मुसलमानों को टारगेट करती रही है। अब बीजेपी के हाथ में एजेंडा नहीं रहेगा। दूसरी ओर जो विपक्ष है उसके सामने ये है कि वो इस बात को प्रचारित करेगा कि देखिए बीजेपी कैसे फॉल्स एजेंडे को लेकर के सामने आगे बढ़ती है। ये मुझे लगता है कि इस मसले पर आज की तारीख में ये स्थिति क्लियर हो गई है कि बीजेपी का जो एक एजेंडा ये था, ये एजेंडा भी उसके हाथ से चला गया है कि मुसलमान बिहार में सीमांचल में काफी बढ़ रहे हैं। संजय जी, इन्होंने तो मुसलमानों का, संजय जी इन्होंने तो मुसलमानों के बारे में भी पोल खोल कर रख दिया कि जो रिपोर्ट आई है मुसलमान तो बढ़े ही नहीं है, बीजेपी फालतू में हल्ला कर रही थी। ये विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार होगा और खास करके इनको डिफेम करने के लिए कि भाई देखिए बीजेपी दुष्प्रचार में विश्वास करती है, आंकड़े उनके पास होते नहीं हैं और वो इस तरह का एक मनोवैज्ञानिक वो गेम खेलते हैं ताकि हिंदुओं को ये मैसेज दे सके कि आपकी संख्या घट रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन डेटा तो झूठ नहीं न बोलेगा। अगर डेटा इकट्ठा किया गया ठीक है, अगर बाकी लोगों की संख्या बढ़ी तो उनकी भी संख्या अगर बढ़ती हुई रहती तो आता, वो तो कहीं लिस्ट में आया नहीं। तो जब नहीं आया तो ये विपक्ष के सामने और विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार होगा, खास कर करके बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए कि देखिए ये कैसे आप लोगों को ये बरगलाते हैं, मिसगाइड करते हैं, जितनी भी भाषा हो सकती है। तो ये अटैक करने के लिए एक बड़ा हथियार ये डेटा इनके पास होगा जो जारी किया गया है आज। रह गई बात हिंदुओं की, कि हिंदुओं को लेकर के भी एक परसेप्शन तो क्रिएट किया जाता था, एक नैरेटिव बनाया जाता था कि हिंदुओं की संख्या देखिए लगातार घट रही है, लगातार घट रही है। देखिए एक वास्तविकता को तो स्वीकार करना होगा, हिंदू हो या मुसलमान, अगर एक व्यक्ति कमाने वाला है तो कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारे घर में 10 बच्चे पैदा हों जिसमें 2 को हम खाना खिलाएं, 8 भूखे रहे। ये वास्तविकता है। तो इसलिए वो लोग भी इस बात को समझते हैं बदलते परिदृश्य में, बदलते दौर में, कि हम अपने घर में उतने ही बच्चे पैदा करें जिनके हम बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। रह गई बात कि वो पक्ष और विपक्ष राजनीतिक रोटी सेकने के लिए शिगुफा चलाते रहे, लेकिन कभी कभी जब आंकड़े आ जाते हैं तो फिर विपक्ष के पास तो एक बड़ा हथियार है। और पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र से इस तरह के कभी कभी कहती है कि नहीं इस तरह के आंकड़े हैं, केंद्रीय मंत्री आकर के बोल देते हैं, तो ये बात को इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है कि देखिए कहां मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। ये गंगा जमुनी संस्कृति वाला बिहार जहां पर इस तरह से ये करते थे। और आप देखे होंगे कि सीमांचल के रंगभूमि मैदान अमित शाह जी भी चुनते हैं, वही रंगभूमि का मैदान महागठबंधन भी चुनती है। चूंकि उस रंगभूमि मैदान में जाकर के जिस तरह से अमित शाह जी वैसे मुसलमान जो हाशिए पर हैं, कमजोर हैं, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है, उसकी चर्चा कर रहे थे ना। लेकिन उसी मैदान को चुन करके जाकर के महागठबंधन कहती है कि अगर कुछ भी किया है तो हम ही लोगों ने आपके लिए किया है, ये तो आपको कुछ किए नहीं है। तो मैदान तो वही है,
लेकिन जब आंकड़ों को लेकर के जब महागठबंधन वहां जाएगी तो वहां पर बीजेपी बैकफुट पर होगी। बीजेपी को इसका जवाब नहीं होगा कि हिंदू बहुत घट गए और मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गई। वहां पर तो ये आंकड़े एक संजीवनी का काम करेगा, खास करके मुसलमानों को मैसेज देने के लिए कि हम वास्तविकता के साथ खड़े हैं और वो किस तरह से अफवाहों के बहाने वो एक हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं और आपको एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि अनावश्यक आप एक संख्या बढ़ा करके बिहार पर बोझ बने हुए हैं। वहां पर तो महागठबंधन अपर हैंड में हो। बिल्कुल। चलिए, न मुसलमान बढ़े न हिंदू घटे, मतलब संख्या इतनी नहीं बढ़ गई कि चिंता की बात है, न हिंदुओं की संख्या इतनी घट गई कि चिंता की बात है। तो आज की बातचीत में आप शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम चर्चा में शामिल होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने सब्सक्राइबर से कहते हैं कि जिन्होंने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर ले, और जो इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।